Hey, what are you doing? I'm trying to push the wall, but it's not moving. Are you applying the force? Yes, I'm applying very much force. But it can't move. Yes. हाय, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि एक छोटी सी बच्ची एक दीवार को धक्का दे रही है, लेकिन वह दीवार अपनी जगह से नहीं खिसकता है। तो क्या आप कहेंगे कि उसने कोई कार्य किया है? आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्य यानी वर्क के बारे में। डे टू डे लाइफ में हम कार्य शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं। हम यही जानते हैं कि गाना सुनना, पढ़ाई करना, किसी पाठ को याद करना या खेलना कूदना, ये सभी कार्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या फिजिक्स में ये कार्य कहलाते हैं? आइए जानते हैं। फिजिक्स कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु उस बल के कारण विस्थापित हो जाती है तो यह कार्य का होना समझा जाता है, अन्यथा कार्य नहीं समझा जाएगा, यानी उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो जीरो होगा। तो आइए जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू F इंटू एस, वेयर F क्या है? F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट। जब किसी सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और यह बॉडी अगर खिसक जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस से यह खिसक जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है तो यह कार्य कहलाएगा। I'm applying the force and it gets displaced. Yeah, it's called work. It's called work. आइए अब इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और इसको कैपिटल जे से लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम में सीजीएस यूनिट क्या होता है? इसका अर्ग होता है और दोनों में क्या रिलेशन होता है? 1 अर्ग 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, यानी 1 जूल को अगर डिफाइन करें हम तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिख लेंगे 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? जब 1 न्यूटन का बल किसी बॉडी पे लग के या किसी वस्तु पे लगकर वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन कर देता है, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगकर 1 मीटर का विस्थापन कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। लिख लिए। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम यानी अर्ग और जूल में क्या रिलेशन है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। हम निकालते हैं इसको। न्यूटन सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मात्रक क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और सीजीएस सिस्टम में मीटर डिस्टेंस का क्या मात्रक होता है? सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2। इसको कितना लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये डाइन सेंटीमीटर ही अर्ग कहलाता है, जैसे यहाँ पे न्यूटन मीटर जूल कहलाया। यानी 1 जूल का जो वर्क है वो कितने के बराबर होता है? वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्विवेलेंट होता है। इसको लिख लेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग W इक्वल्स टू एफ एस लिखते हैं, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। यहां देखते हैं, समझते हैं। हेडिंग लगाएंगे, जब कोई बल एफ थीटा कोण पर कार्यरत हो, जब कोई बल थीटा एंगल पे काम कर रहा हो। जो पहले वाला सिचुएशन था क्लास 9 में, वो बॉडी है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन तब क्या होगा? जब फोर्स एक एंगल पे लगे और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे एंगल पे हो। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर तो नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज दिशा में होगा। तो ये क्षैतिज से थीटा एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है, क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा। तो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई वेक्टर ए है, किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल पे अगर ए है तो थीटा एंगल पे उसका एक कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा। आपको पता होगा, वेक्टर में पढ़े थे। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे।
इधर हो गया f एक वेक्टर है, तो थीटा एंगल पे इधर कितना हो जाएगा f cos थीटा, और इस डायरेक्शन में f sin थीटा होगा ना। तो बॉडी तो इधर मूव कर रहा है। अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे, चूंकि बॉडी ऊपर तो जा नहीं रहा, ना तो नीचे गिर रहा है, इस सरफेस पे नीचे आ रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है, तो इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। तो इस पोजीशन में जब इसका सरफेस कांस्टेंट है तो ये mg और f sin थीटा दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा, जिसकी वजह से ये सरफेस बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन बॉडी इधर खिसक रहा है, देन ये जो f cos थीटा है यही रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को उधर डिस्प्लेस कराने के लिए, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्चुअल फोर्स। तो बॉडी हवा में ऊपर तो नहीं जा रहा है, बात को समझेंगे, बॉडी हवा में ऊपर नहीं जा रहा, बॉडी किधर खिसक रहा है, वो थीटा एंगल पे खिसक रहा है। तो कैसे खिसक रहा है वो खिसक रहा है इस f cos थीटा के कारण खिसक रहा है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको समझेंगे। W इक्वल्स टू f cos थीटा, क्यों, क्योंकि f का वैल्यू जो f कंपोनेंट है, और s यानी कि f s cos थीटा। अब यहाँ ध्यान देंगे f भी वेक्टर होता है यानी फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी cos थीटा से मल्टीप्लाइड है। तो क्या हम इसको f वेक्टर डॉट s वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है ये f वेक्टर डॉट s वेक्टर। और ये भी पढ़ा है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर होता है। ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी यानी राशि, किसका, कार्य का क्या होगा, अदिश। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्य की प्रकृति कैसी होगी, यानी कार्य कब पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव भी होता है। चलिए देखते हैं। क्योंकि वर्क जो है यानी कार्य वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब थीटा पे कार्य डिपेंड कर रहा है। तो क्या थीटा के चेंज होने से वर्क चेंज हो जाएगा, आइए देखते हैं। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, यानी ये कैसा केस है, यहाँ पे फिगर में समझेंगे। फोर्स भी इधर ही लग रहा है, यहाँ पे तो फोर्स अब क्या हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया, यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा इस समय क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा Fs। ये मैक्सिमम फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे, मैक्सिमम वर्क होता है, सॉरी, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो कि कोई व्यक्ति है वो अपने सर पे एक बॉक्स रख करके जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, ये बॉक्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर और उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है। ये आगे की ओर क्यों हो रहा है, व्यक्ति सर पे रख के आगे चल रहा है इसलिए। तो इस समय यहाँ ध्यान देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो उसका डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगा। तो दोनों के बीच का जो एंगल, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। देन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन जो है वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो 0 होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो सर पे लेकर के जा रहा है और आगे बढ़ रहा है उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो तब क्या हो, जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। 180 डिग्री कहने का मतलब है कि फोर्स जिधर लग रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ है। जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉडी को देखिए ऊपर जब फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब ऊपर जा रही होती है वस्तु तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन बॉडी ऊपर ही जा रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो क्या होगा इस समय, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन W इक्वल्स टू Fs cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन किया जाएगा, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा क्या किया जाएगा, नेगेटिव वर्क डन किया जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वर्क डन कब किया जाएगा, जब बॉडी नीचे गिर रहा होता है, बॉडी नीचे गिर रहा होता है और फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा होता है, तो उस समय दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा।
तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, लेकिन जब बॉडी ऊपर की ओर जाए और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करता है तो इस समय वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। बच्चों, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो जनरली वो वेरिएबल ही होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब वेरिएबल होता है फोर्स तो वहाँ पे W इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से या डायरेक्शन चेंज होने से ये फोर्स क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। तो उस समय हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बॉडी है, मान लो उसको खिसकाया जा रहा है x1 डिस्टेंस से x2 डिस्टेंस तक। तो एक ग्राफ खींच लेते हैं, इसमें x एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और इधर दिखा रहे हैं हम फोर्स यानी बल। अब हम x1 डिस्टेंस से बॉडी को खिसका करके वेरिएबल फोर्स द्वारा उसको हम x2 पोजीशन तक ला दिए हैं। x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पर ला दिए हैं। तो ये जो इस तरह से वेरिएबल फोर्स, ये जो इस तरह से दिखाया मैंने, ये क्या दिखाया, वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे बीच में कुछ और था, तो ये वेरी कर रहा है फोर्स। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, और पहले हम क्या करेंगे, एक पतला स्ट्रिप का हम एरिया निकालेंगे या कैलकुलेट करेंगे इससे। तो हम जानते हैं W इक्वल्स टू क्या होता है, Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पतले स्ट्रिप का निकालेंगे और सबको ऐड करेंगे। तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स जो है वो x का वेरिएबल, x का फंक्शन है, वेरिएबल x का फंक्शन, यानी कि वो x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे फोर्स हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, x वेरी कर रहा है, इसलिए फोर्स जो है वो x का एक फंक्शन हुआ। तो इसको कितना लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस वो कितना गया, वो dx डिस्टेंस गया, वो कितना डिस्टेंस गया, वो dx डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस। आपको पता होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि छोटा वर्क के लिए, छोटा फोर्स के लिए छोटा वर्क डन होगा, बड़ा फोर्स के लिए बड़ा वर्क डन होगा। तो यहाँ पे हम dx लिखेंगे और सभी को हम ऐड करेंगे और x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पतले पतले स्ट्रिप्स का जो है सो कैलकुलेट करेंगे एरिया निकाल करके और उसको सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने का तरीका क्या है, सबको ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन करना, x1 से x2 पोजीशन तक इंटीग्रेट करेंगे fx dx। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको fx इंटू dx मैंने किया, यानी फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। यानी देखा जाए तो इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया निकलता है। तो बेसिकली हम इस पोर्शन का हम एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया होगा, यानी किसका, बल और विस्थापन ग्राफ का क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य वर्क डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये नोट कर लेंगे, ये पूछा जाता है कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल क्या देता है, बहुत सारा ऑप्शन दे सकता है जिसमें कार्य रहेगा आंसर। क्लियर है। अब हम लोग वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। एक वस्तु पर एक बल F इक्वल्स टू 3x² - 2x + 5 न्यूटन, यहाँ देख सकते हैं ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है जिसमें x वेरिएबल है, लगकर इसे x = 0 से x = 4 मीटर तक विस्थापित कर देता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 मीटर और ये हो गया फोर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस तरह के फोर्स द्वारा किया गया कार्य फाइंड करने के लिए W = F इंटीग्रेशन dx हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ता है, और ये क्या होता है, x =
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। तो यहाँ के लिए कितना है, यहाँ पे 0 से 4 मीटर तक, और f का वैल्यू पुट करना होगा। तो कितना लिख सकते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx, और ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 से 4 तक। x इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 0 से 4 भी लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कैसे इंटीग्रेट करते हैं पता होगा, 3, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले लिख लेते हैं x² dx, ब्रैकेट को ब्रेक किया हमने और अलग अलग करके पहले लिख लिया जा रहा है x dx प्लस 5 dx। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और जिसका वो इंटीग्रेट करना है उसको सिर्फ अंदर रखेंगे, और x इक्वल्स टू 0 से 4, ये लिमिट लगा दिया है मैंने, ये लिमिट लगा दिया है। इतना तक लिख लेंगे पहले, इतना नोट। अब इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मान लीजिए x टू द पावर n है dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सेम डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x³ बाई 3, और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x³ और लिमिट लगा देंगे 0 से 4। यहाँ समझे, पावर में एक ऐड होता है, तो x² प्लस 1 यानी x का पावर 3 बाई 3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा हो गया x³, और जैसे था लिमिट 0 से 4 वो लग जाएगा, माइनस 2 है यहाँ पे, और यहाँ x² बाई 2 होगा, इसका इंटीग्रेशन x है, तो x का पावर अभी 1 है, तो 1 में एक ऐड होता है, तो 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, तो और वो जो 2 होगा 2 से 2 कैंसिल, तो x² का लिमिट हो जाएगा 0 से 4 प्लस 5, और ये कितना होता है, इंटीग्रेशन dx का x होता है, तो x लिमिट हो जाएगा 0 से 4। अब इसका रूल होता है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले यहाँ रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करके 4 यहाँ पुट करेंगे, तो 4³ कितना हो जाएगा 64, माइनस 0, तो 0 को नहीं लिख रहे हैं, माइनस 4 को यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 और इंटू 4, यानी 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 84, 64 प्लस 20 84 माइनस 16 दैट इज 68 जूल। ये क्या हो गया हमारा, वर्क बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इस तरह से फाइंड करेंगे।